मैंने खिड़की से झांक कर देखा, शहर नज़दीक आ चुका था। फिर भी मैंने खाने की रफ्तार सुस्त रखी। शहर में दाखिल होते ही मैंने कहा, भैया मुझे यहीं उतार दें। गुलाबी पगड़ी वाले ने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। बस रुकते ही हम दोनों उतर पड़े। उतरते वक्त राम शरण ने मुझे सहारा दिया। पायदान से पैर नीचे रखते रखते मेरी बैसाखी लड़खड़ा गई और मैंने सहारे के लिए राम शरण के कांधे पर हाथ रख दिया और वो इतनी ज़ोर से उछला कि मैं गिरते गिरते बचा। वो चिल्लाया भी था। फिर इसने गुस्सैली निगाहों से मुझे देखते हुए कहा हो भैया, तुम मियाँ हो? मैंने चाहा कि उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहूँ, हाँ मैं मुसलमान हूँ, बोलो क्या कर लोगे, लेकिन हालात मुआफिक न थे, इसलिए जहर का घूंट पीकर रह गया। फिरदौस ने जुल्फ़कार को गोद में उठा रखा था और मुझे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी। रक्षा रोको, मैंने ज़बत से काम लेते हुए फिरदौस से कहा। फिरदौस को रक्षा रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक रक्षे वाला खुद आकर खड़ा हो गया। साइकिल रक्षा पर चढ़ते हुए मैंने बस की जानिब देखा जो तेज़ी से दूर जा रही थी। फिरदौस के बैठते ही मैंने रक्षे वाले से कहा, बाज़ार चलो। रक्षे वाला चल पड़ा। हालांकि मुझे ये भी पता नहीं था कि बाज़ार कहाँ है और क्या नाम है। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक सुनार की दुकान नजर आ गई। मैंने रक्षा रोकने का इशारा किया और फिरदौस से चैन लेकर उतर पड़ा। दुकानदार ने चैन की कीमत 2000 लगाई। मैंने बगैर कुछ सोचे समझे रुपए ले लिए और वापस रक्षे के पास आकर फिरदौस से बोला, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले लूँ? मैं एक कपड़े वाले की दुकान में दाखिल हो गया। वहाँ से सिले सिलाई कपड़े खरीदे और पलट पड़ा। रक्षे पर बैठते ही मैंने कहा, राम बाग। रक्षा चल पड़ा तो फिरदौस ने सरगोशी में पूछा, राम बाग में कौन है? सुना है शहीद सालस काजी नूरुल्लाह शोस्त्री का मज़ार मुबारक है, वहाँ ठहरने के लिए कमरे भी मिलते हैं। फिरदौस ने फिर कोई सवाल न किया। कुछ देर बाद मैंने खुद ही कहा, कमरे सदर दरवाजे के बराबर हैं, तुम तेज़ी से किसी एक कमरे में घुस जाना ताकि कपड़े तब्दील करने के बाद किसी को हैरत न हो। जी, फिरदौस ने भी सरगोशी में जवाब दिया। साहब जी, राम बाग आ गया, रक्षे वाले ने ब्रेक लगाते हुए बताया। मैंने गर्दन बाहर निकाल कर इधर उधर देखा लेकिन मुझे मज़ार नजर न आया, जबकि मेरे एक दोस्त ने जो ढाका से ज़ियारत के लिए आया था बताया था कि राम बाग चौरंगी के पास ही मज़ार है। साहब जी, अब किधर ले चलूँ? रक्षे वाले ने पूछा। किसी दुकानदार से पूछो यहाँ कोई मज़ार है, ऐसा बोले ना। कहते हुए इसने फिर पैडल मारते रक्षा आगे बढ़ा दिया और फिर दाहिनी जानिब मुड़ गया। कुछ दूर जाते ही एक बहुत बड़ा सा सुरख दरवाज़ा नजर आया जिसकी पेशानी पर लिखा था, मज़ार मुक़द्दस काजी नूरुल्लाह शोस्त्री रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी के सामने रक्षे वाले ने अपने साइकिल रक्षा को रोक लिया। मैंने इसे 10 रुपए का नोट दिया। साहब खुले पैसे दे। रक्षे वाले ने कहा। कितने पैसे हुए? 5 रुपए। मुझे हैरत हुई थी। 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद मजदूरी सिर्फ 5 रुपए। मैंने कहा, सब रख लो। रक्षे वाला दुआएं देता हुआ चला गया। मैंने जुल्फ़कार को गोद में लेकर फिरदौस को इशारा किया। वो तीर की तरह अंदर दाखिल हुई और एक कमरे में घुस गई। मैं भी छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। गेट के अंदर वसी मैदान था। मैदान के दरमियान मज़ार था। मज़ार की इमारत देख कर दिल खुश हो गया। काज़मीन मुक़द्दस की शबी थी। तामीर पर बेदरेग रुपए बहाए गए होंगे। मज़ार के सामने लाइन से छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जो खाली पड़े थे। इन्हीं में से किसी एक में फिरदौस दाखिल हुई थी। मैं बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था कि एक साहिब ने बराबर वाले मज़ार के कमरे से निकल कर आवाज़ दी, सुनिए। मैं इसी जानिब बढ़ता चला गया। नज़दीक पहुंचकर पूछा, जी ज़ियारत करने आए हैं? इसने सवाल किया। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। कहाँ से? कोलकाता से। कमरा भी चाहिए? जी हाँ। रजिस्टर में नाम दर्ज करवा दीजिए। कहते हुए इसने रजिस्टर खोल दिया। मेरा नाम ज़ैगम आब्दी है। पता 28 नंबर धर्मतुला कोलकाता। मैंने जो मुंह में आया बक दिया। पता नोट करने के बाद इसने कमरों की जानिब इशारा किया। इनमें से किसी एक में ठहर सकते हैं। कितने रुपए दे दूं? मैंने जेब से रुपए निकाले। एक भी नहीं। इसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमरे ज़ायरीन के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको कुछ देना है तो वो सामने बक्स रखा है, इसमें डाल दीजिए। मैंने बक्सों के नज़दीक जाकर देखा। एक पर लिखा था तामीर मज़ार और दूसरे पर बराए मजालिस इमाम मजलूम। मैंने दोनों में 50-50 रुपए डाल दिए। फिर इस कमरे की जानिब बढ़ता चला गया जिसमें फिरदौस की झलक नज़र आ रही थी। वो बैठी इंतज़ार कर रही थी। कमरे में दाखिल होते ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। मैंने अंदाजे से कपड़े ख़रीदे थे। कमीज़ इसकी जिसामत से बड़ा था और शलवार टुंगी थी। एक तो ऐसा वाहियात कपड़ा, इस पर आपकी हंसी। अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा भाई नहीं हंसता, मैंने हाथ जोड़ कर कहा। अब बाहर भी निकलोगी या नहीं? नहीं, पहले दूसरी शलवार ला कर दें। ऐसा करते हैं, पहले मज़ार पर फातिहा पढ़ लेते हैं, फिर बाज़ार चल कर ले लेंगे। चलिए। इसने जुल्फ़कार की उंगली पकड़ कर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हम मज़ार पर पहुँचे, फातिहा पढ़ी और बाहर निकल आए। मज़ार के बाहर लाइन से रक्षे वाले खड़े थे। एक साइकिल रक्षे वाले को बुलाया। वो नज़दीक आकर खड़ा हो गया। हम इस पर सवार होकर बाज़ार पहुँचे। कांधे पर लटकाने वाला बैग जुल्फ़कार और फिरदौस के लिए 2-2 जोड़े कपड़े ख़रीदे। एक बुरका लिया। कैंप से फ़रार के वक्त खौफ हावी था, इसलिए फिरदौस ने कुछ कहा नहीं था, मगर अब वो बार बार कह रही थी कि मुझे लोगों की निगाहें चुभती हुई महसूस रही हैं। इसकी बात माकूल थी। इंसान की सरिश्त में लालच मुज़मर है, चाहे इसके पास हफ़ तकलीम की दौलत क्यों ना हो। दूसरे की दौलत पर ललचाई हुई निगाह ज़रूर डालेगा। दूसरों को अपनी दौलत पर निगाह डालते देखकर हर कोई नाक बूँद चढ़ा लेता है, मगर ख़ुद दूसरों
दूसरों की दौलत पर गीदे जैसी निगाह डालने से चूकता नहीं, इसलिए तो दौलत को तिजोरी में बंद रखा जाता है। औरत नामी दौलत को भी चादर और चार दीवारी की तिजोरी में रखना ज़रूरी है। यही हुक्म इस्लाम का भी है। हमें हालात ने मुल्क बदर कर दिया था। चार दीवारी ख्वाब हो गई थी, इसलिए मैंने फिरदौस को महफूज रखने के लिए बुरका ख़रीद दिया। अपने भी 2 जोड़े ख़रीदे, क्योंकि अपने कपड़ों को मैं फेंक देना चाहता था। इन कपड़ों पर ढाका की टेलरिंग शॉप के लेबल लगे हुए थे, जो मेरे लिए फांसी का फंदा भी बन सकते थे। ख़रीदारी से फारिग होकर लौटते वक्त मैंने अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात ले लिए। कमरे में पहुंचकर इनका मुतालिया शुरू कर दिया। आखिरी सफ़े पर वो खबर नजर आई। अखबार ने PTI के हवाले से खबर दी थी कि कुछ कैदियों ने कैंप नंबर 41 से भागने की कोशिश की थी, जिनमें 3 गोलियों का निशाना बन गए, 7 पकड़े गए और 3 भागने में कामयाब हो गए। इनमें एक लंगड़ा है और दूसरी औरत है, जिनके साथ एक बच्चा भी है। खबर ने मुझे हिरासा कर दिया था, क्योंकि पूरे मुल्क की इंटेलिजेंस मुझे तलाश करने के लिए हाथ पाँव मार रही होगी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इकरार मुतय्यन कर ली और फिर दोस्त से बोला, तुम आराम करो, मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ख़रीदने जा रहा हूँ, जाइए। इसने जुल्फ़कार को थपकी देकर सुलाते हुए कहा, अपनी ज़ेवरात में से हार और चूड़ियाँ भी दे दो। इसने कमर में बंधे पोटली से 6 चूड़ियाँ, 2 बाले और हार निकाल कर दे दिए। मैंने लेकर बाज़ार पहुँचा और 7,000 रुपये में फ़रोख्त कर दिए। लौटते वक्त हिंदुओं वाली धोती, 2 साड़ियाँ, ब्लाउज़, लहंगा और सिंदूर की डिबिया भी ख़रीद ली। कमरे में पहुँच कर इन्हें फिरदौस को सौंपते हुए बोला, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंकने के लिए हिंदू बनना होगा। आखिर कब तक ये ड्रामा करेंगे? किसी एजेंट से बात करें, वो हमें पाकिस्तान पहुँचा देगा। पाकिस्तान पहुँचने के लिए बस एक ही रास्ता है और वो है नेपाल। क्यों? मशरक़ी पंजाब से भी बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। वो इलाका इस वक्त फ़ौजियों की निगरानी में है। चप्पे चप्पे पर फ़ौजियों की नज़र होगी तो नेपाल ही चलते हैं। इंशाअल्लाह कल चल देंगे। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह की नमाज़ पढ़कर मैंने शहीद सालिस की मज़ार पर फातिहा पढ़ी और फिर वहाँ के मुंशी से गोरखपुर जाने का रास्ता पूछा। इसकी हिदायत के मुताबिक टैक्सी से टंडला जंक्शन पहुँचा और फिर वहाँ से बनारस से गोरखपुर के लिए ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन ने पहला हॉल्ट क्रॉस किया था कि रुक गई। सिग्नल गिराकर ट्रेन रोक ली गई थी। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। बाहर का मंजर दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। रेलवे लाइन के किनारे खड़ा जम्मे गफ़ीर अजीब अजीब नारे लगा रहा था। मैंने साथ बैठे मुसाफिर से पूछा, ये क्या हो रहा है? बनारस में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया है, इसी का बदला लेने के लिए गाड़ी रोकी गई है। यानी मियाँ लोगन के उतार के मारबे, एक दूसरे देहाती ने कहा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि बनारस पहुँचने से पहले ही मैंने पेशानी पर सिंदूर से खड़ी लकीर खींच ली थी। तिलक की वजह से मुझे सब हिंदू समझ रहे थे। फिरदौस ने भी मांग में सिंदूर लगा रखा था। मैंने फिरदौस के जाने वाली खिड़की को बंद कर दिया। बाहर की चीखों पुकार ने बेचैन कर दिया था। मैंने फिर झांक कर देखा। रेलवे लाइन पर कई मुसलमान गिरे हुए थे, जिनकी दाढ़ी थी। कई औरतें और बच्चे भी मरे पड़े थे। जालिमों ने इन्हें लाठियों से पीट कर ख़त्म कर दिया था। मेरे कंपार्टमेंट में भी कुछ बुलवाई चढ़े। वो सब मुसलमानों को तलाश कर रहे थे। जिन पर शक हो जाता इन्हें बाथरूम में ले जाकर चेक करते। मेरी धोती और तिलक ने मुझे इनकी नज़रों से छुपा लिया था। वो भी मुझे हिंदू समझकर आगे बढ़ गए। मुसलमानों पर हिंदुस्तान में इतना जुल्म होता है, राह चलते को पागल कुत्तों की तरह मार दिया जाता है। ये मेरे ख्वाबो ख्याल में भी न था। दिल खून के आंसू रो रहा था और मजबूरी जकड़े थी। मैं खामोश तमाशाई बना देखने पर मजबूर था। खुदा खुदा करके गाड़ी चली। मुसाफिर फिर से बातों में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्टेशन पर स्टेशन आते रहे, गुजरते रहे और मैं बेवाली वारस पड़ी लाशों पर दिल ही दिल में मातम करता रहा। पता नहीं अब बेकफन लाशों को मुर्दार खौर जानवर खींचते हैं या बल्दिया की गाड़ी उठाकर ले जाती है। रात भर के सफ़र के बाद गाड़ी गोरखपुर पहुंची। स्टेशन पर उतरते ही मैंने अखबार ख़रीदा और फिर हम साइकिल रिक्शा पर सवार होकर बस स्टैंड पहुँचे। 9 तवाइशों के लिए बस खड़ी थी। सवार हो गए। बस के चलते ही मैंने अखबार खोल लिया। पहले ही सफ़े पर बनारस के फसाद की खबर थी। मोटी मोटी सुर्खी के नीचे लिखा था, RSS की जानिब से शहर में झूठी अफवाह फैलाकर मुस्लिम बस्तियों पर हमला करने की तरगीब देकर शहर की गली कूचों को खून से रंग दिया गया। खबर बाई लाइन थी। नामा निगार हिंदू था, मगर इसने ईमानदारी से कवरेज की थी। सहाफ़ती दयानतदारी निभाने पर मैं इसे दाद दिए बगैर न रह सका। मैं अखबार में इतना महव हो चुका था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बस बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। ए सब नीचे उतरो, एक सिपाही ने आवाज़ दी। सबके साथ मैं भी उतर गया। फिरदौस जुल्फ़कार के साथ पहले ही उतर चुकी थी। सिपाही सामान की तलाशी लेने के बाद मेरी जानिब बढ़ा। इसकी तेज़ निगाहें मुझ पर थीं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मुझे यकीन हो गया था कि अब वो झपटेगा और मुझे दाब लेगा। वो पहचान गया है कि मैं जंगी कैदियों के कैंप से फ़रार होकर आया हूँ। बार बार मेरा दिल कह रहा था कि मैं खुद पहल कर दूँ ताकि फिरदौस बच्चे को लेकर फ़रार हो सके। मेरी मुठियाँ भिंज गईं। हमला करने ही वाला था कि सिपाही ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, मैंने जवाब दिया। भोजी कैसी हैं? इसने पूछा। भोजी किसे कहते हैं? मेरे फरिश्तों को भी
पता नहीं था। फिर भी मैंने हिंदुओं के अंदाज में कहा, सब कुशल है और बच्चे। मैं समझ गया कि पहला सवाल बीवी के मुतल्लिक था, तभी तो इसने बच्चों के बारे में पूछा। जवाबन मैंने कहा, भगवान की कृपा है, कैंप में जो थोड़ी बहुत हिंदी सीखी थी वो काम आ रही थी। आइए मैं आपको नेपाल की बस में सवार करा दूँ। इसने कहा, चलो। मैंने कदम बढ़ा दिए। फिरदौस भी साथ चल पड़ी। फिरदौस को देखते ही सिपाही इसके पैर छूने को झुका और फिरदौस घबरा कर पीछे हट गई। ये भौजी है ना? इसने फिरदौस के पैर छूकर मुझसे मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। माँ ने कहा था कि आपने शहर में ही शादी कर ली है। आज मैंने भौजी को देख भी लिया। वो मुसलसल बोले जा रहा था। इसकी बातों से मैं समझ गया था कि वो किसी और के धोखे में मुझे इज्जत दे रहा है। इसने आगे बढ़ते हुए कहा, नेपाल में कहाँ जाएंगे? खटमंडो, मैंने जवाब दिया। पशुपतिनाथ के मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, मेरे लिए भी दुआ कर दें, इसने बस पर सवार कराते हुए कहा। मैं इंशा अल्लाह कहते कहते रुक गया, लेकिन वो भी गज़ब का काइया था। फ़ौरन ताड़ गया और पूछ बैठा, क्या बात है? शहर में रहते रहते आप मुसलमानों जैसी बातें करने लगे। इसका सवाल बड़ा ख़तरनाक था। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने फीकी हंसी हंस दी। अच्छा भौजी, मैं चला, इसने फिरदौस से कहा और मुड़ गया। इसके जाते ही मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और अगली सीट पर बैठी फिरदौस पर नज़र डाली। इसी वक्त बस ने हॉर्न बजाया और चल पड़ी। नीची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती हुई बस दौड़ रही थी। इससे भी तेज़ मेरा जहन दौड़ रहा था। मैं दिल ही दिल में आगे का प्रोग्राम मुरतब कर रहा था। थकन से ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और मैं सीट की पुश्ते से टेक लगाकर सो गया। आँख खुली तो अंधेरा फैल चुका था। खिड़की से बाहर देखा, दूर पहाड़ पर कुमकुमे जलते बुझते नजर आए। कोई शहर था। मैंने सोचा और अपने बराबर बैठे शख्स से पूछा, वो कोई शहर है क्या? जी हाँ, नेपाल का सबसे बड़ा शहर खटमंडो है। वो बातूनी लगा। ठहरने की जगह मिल जाएगी? मैंने पूछा। मत पूछिए, बांग्लादेश बनने के बाद बिहारियों ने नेपाल पर दावा बोल दिया है। पाल के राजा वीरभद्र सिंह ने इन्हें खुली छूट दे रखी है। इसने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, इन्हें कोई न सताए, और इन मुस्लिमों ने होटल पर कब्जा कर लिया है। क्या? मैं हैरत से इसे देखने लगा। होटलों पर कब्जा कर लिया है? समझे नहीं। पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है। वो होटलों के कमरे रिजर्व कराए बैठे हैं और हम ऐसे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। इसके लहजे से मैं समझ गया था कि वो मुसलमानों से नफरत करता है। ये तो अच्छा ही था कि मैंने पेशानी से सिंदूर की 3 लकीरें खींच रखी थी। इस तिलक की वजह से वो मुझे हिंदू समझा था। मैंने ज़्यादा बातें करना मुनासिब न समझा और बाहर देखने लगा। खटमंडो नज़दीक आता जा रहा था। बस रुकते ही मैं उतरा। फिरदौस भी उतरा ही। मैंने तजस्सुस भरी निगाहों से अतराफ़ का जायज़ा लिया। बस स्टैंड के कोने में बैतुल खला का बोर्ड नजर आ गया। इस बोर्ड को देखते ही मैंने फिरदौस को नज़दीक पहुंचकर कहा, वहां जाकर सिंदूर धो लो। अब हमें हिंदू बने रहने की ज़रूरत नहीं है। जब वो वापस आई तो मैंने भी जाकर तिलक धो लिया और फिर रक्शे वाले को आवाज़ दी। कहाँ जाना है? रक्शे वाले ने पूछा। पाकिस्तानी सफारत खाने, मैंने जवाब दिया। पुलिस पानी पोखरी में इतनी रात को जाने नहीं देगी। अगर कहें तो पाकिस्तानियों के पास पहुँचा दूँ। बाग बाज़ार में एक पूरी बिल्डिंग पाकिस्तानियों ने ले रखी है। चलो। रक्षा वाला हमें लेकर चल पड़ा। बाग बाज़ार की इस बिल्डिंग में पहुंचकर मुझे मायूसी हुई। तमाम हॉल भरा था। लोग फर्श पर आड़े तिरछे लेटे हुए थे। एक शख्स ने बताया कि पास में ही एक और बिल्डिंग है, वहां जाकर पता कर लें। इस बिल्डिंग में कमरा मिल गया। रात गुजार कर मैं सुबह ही सुबह सफारत खाने पहुंचा। वहां हज़ारों की तादाद में लोग जमा पड़े थे। आखिर इन लूटे फूटे लोगों की दाद रसी क्यों नहीं होती? मैंने एक आदमी से पूछा। सफारत खाने वाले पाकिस्तानी होने का सबूत मांग रहे हैं। लूटने वाले भागते वक्त कागजात तो लेकर चले नहीं थे। ऐसे ही लोगों की तादाद ज़्यादा थी। जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे वो फॉर्म में इनका नाम लिख कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों का नंबर जल्दी आ रहा है। वतन के रिश्ते पर रिश्तेदारी का रिश्ता हावी हो गया था। रिश्ते की मजबूत जंजीर टूटती महसूस रही थी। कुछ लोग मायूस होकर हिंदुस्तान में ही बस जाने की सोचने लगे थे। इन लोगों की अबतर हालत देखकर मेरी हालत गैर होने लगी थी। फिर भी मैंने फॉर्म भर दिया। पाकिस्तान में पते वाले कालम में पाड़े का पता लिख दिया। इलाका गैर के एक दूर अफ्तादा गाँव का पता देखते ही मुझे अंदर बुला लिया गया। इत्तेफाक से वहाँ ज़ेडान का एक बंदा था। इसी ने मुझसे सवालात किए। मैं पश्तो में तमाम सवालों के जवाब देता रहा। फिर मैंने अबू तुराब अफंदी से अपना रिश्ता भी बताया। इसकी वजह से मुझे फ़ौरन क्लियरेंस मिल गई। नेपाल से पाकिस्तान के लिए कोई परवाज़ थी नहीं, इसलिए सफारत खाने ने हमें बैंकॉक भेज दिया और वहाँ से हम कराची आ गए। कराची पहुँचते ही मैंने लोगों की निगाहें बदली हुई पाई। हमें बोझ समझा जा रहा था। हमारी वतन दोस्ती और कुर्बानी को सबने बुला दिया था। अपनी रोटी सबको प्यारी होती है। वो समझ रहे थे कि मुल्क के वसाइल कम हैं। इतने कम वसाइल में हिस्सेदारी के नतीजे से हमारी रोटियां भी छीनी गईं, मगर इन्हें समझाने वाला कोई न था कि राज़ खुदा है। सब अपनी डफली पर अपना राग अलाप रहे थे। मैंने कराची में रुकना मुनासिब न समझा और पहाड़े चला आया। वहाँ सब फिक्रमंद थे। अली शेर चचा ने मुझे देखते
देखते ही गले लगा दिया। ज़ईफ़ी सबसे कवी है, जवानी की मुज़ोरी को पटकती है, इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। अली शेर जैसे शेरदिल भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे, मुझे सीने से लगाकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। इन्हें दिलासा देकर मैं चच्ची के पास पहुंचा। गुल मेरे आने की खबर सुनते ही आ गई थी। वो जुल्फ़कार को गोद में उठाए चूम रही थी और जुल्फ़कार सहमा हुआ था। दरअसल वो अपने आप को इन सब के दरमियान अजनबी महसूस कर रहा था। इसके लिए पूरा मंजर नया था। वो संभालते ही इसने नदी, नालों, खेत खलियानों को देखा था, औरतों को साड़ी और मर्दों को लुंगी पहने देखा था। इसके लिए यहाँ की तर्ज़ रिहाइश, ज़ुबान, लिबास, खुराक, पहाड़ियाँ और तपते हुए मैदान अजनबी थे। औरतों से तो इतना खौफज़दा नहीं था, मगर मर्दों को देखते ही चीखने लगता। कुछ ही दिनों में इसकी वजह समझ में आ गई। इसने बंदूक, पिस्तौल की तबाहकारी देखी थी, तड़पती हुई लाशों को फलांग कराया था। इतना सा तो दिल था, खौफ के अलावा इसमें और क्या समा था, इसलिए वो बंदूक देखते ही चीखने लगता। एक दिन तो गज़ब हो गया, गुल की शरारत ने इसकी आधी जान निकाल दी। हुआ यूँ कि वो बैठा खाना खा रहा था। इसके इन हमाक का फ़ायदा उठाकर गुल ने इसके तीन जानिब तीन बंदूकें लाकर रख दी। यकायक जो इसकी नज़र बंदूकों पर पड़ी तो वो इस तरह चीखा गोया मौत का चेहरा देख लिया हो। इसकी चीख सुनकर सब दौड़ पड़े। चची जान कमरे में दाखिल होते ही समझ गई कि किसकी शरारत है। उन्होंने पश्तों में बेटी को डांटा, क्यों बच्चे को रुलाती है। चच्ची की डांट ने गिल की खिलखिलाहट पर ब्रेक लगा दी। वो सहम कर कमरे से निकल गई। बड़ी मुश्किल से मैंने जुल्फ़कार को खामोश कराया और गोद में लेकर बाहर निकल गया। इसे बहला रहा था कि मेरी नज़र नौशे भाई पर पड़ी। वो कांधे पर एयर बैग लटकाए चले आ रहे थे। नज़दीक आते ही मैंने इन्हें सलाम किया और कमरा नशिस्त में ले जाकर बिठा दिया। चचा भी इनके आने का सुनकर आ गए। अलैक सलैक के बाद नौशे भाई ने पश्तों में कहा, मैं चाहता हूँ कि आप ज़ेगम फिरदौस को जाने की इजाज़त दे दें या अब वहीं रहेंगे। ये लोग खून की नदी पार करके आए हैं। चचा ने कहा, थोड़ा सा आराम कर लें। मैं खुद भी चाहता था कि चचा पर बोझ न भरूं। पहली सी बार रही नहीं, ज़ईफ़ी ने आमदनी की राह मसदूद कर रखी थी। बेटों की मदद से इनकी गाड़ी चल रही थी, इसलिए मैंने ख़त लिखकर नौशे भाई को कराची से बुलवा लिया था। कहीं अली शेर चचा जिद न पकड़ लें, इसी डर से मैंने भी जल्दी से पश्तों में कहा, मैं खुद भी जाना चाहता हूँ। चचा का चेहरा बुझ सा गया। उन्होंने दुखी लहजे में कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इनकी इजाज़त मिलते ही मैंने फिरदौस को तैयार होने का इशारा दे दिया और नौशे भाई के साथ इनके गाँव ज़ैडान के लिए निकल पड़ा। मैंने जुल्फ़कार को भी साथ ले लिया था ताकि वो भी इन पथरीली राहों से आगाह हो सके जिन पर मेरा बचपन गुजरा है, जिस सरजमीन ने इस लुटे हुए मुसाफिर को पनाह दी थी। मैं चाहता था कि बहादुरों की सरजमीन का असर इस पर भी पड़े, वो भी यहाँ वालों की तरह गयूर व बहादुर बन जाए। कुछ दूर चलने के बाद इसने बंगला में पूछा, अब्बू और कितनी दूर। नौशे भाई ने चौंक कर इसे देखा और मुझसे बोले, तुमने बच्चों को उर्दू या पश्तो नहीं सिखाई। मैंने भी पश्तो में जवाब दिया। इसे पाला है खाला ने और वहाँ उर्दू बोलने वाला कोई था नहीं, फिर मैंने भी इसकी ज़रूरत नहीं समझी। ज़ुबान क्या है, फ़कत इजहार का ज़रिया। रोज़े क़यामत तो सब अरबी में बातें होंगी। अपनी मंतक भूल जाओ और बच्चों को उर्दू या पश्तो सिखाओ, वरना लोग इसे बंगाली समझेंगे तो क्या हुआ, इसकी ज़ात तो बदल नहीं जाएगी, मुसलमान ही कहलाएगा। तुम आखिर समझते क्यों नहीं। सब समझता हूँ, ज़ुबान कुछ नहीं है, आमाल ही असल चीज़ होते हैं। आप खुद सोचे, बाजी पैदा हुई दिल्ली में, बचपन से जवानी तक उर्दू बोलती रहीं, लेकिन आज आपके बच्चे उर्दू नहीं जानते। क्या इन्हें मुसलमान नहीं कहेंगे या फिर उर्दू बोलने वालों को दायरा इस्लाम से खारिज कर देंगे। छोड़ो, तुमसे बहस करना ही बेकार है। नौशे भाई ने कदम तेज़ कर दिए। हम तीनों शाम के वक्त ज़ैडान पहुँचे। नकी अफंदी साहब ने मुझे देखते ही गले से लगा दिया और ढाका के मार्का के बारे में पूछने लगे। मैंने टालने वाले अंदाज में उन्हें मुख्तसरन बताया और फिर सोने के लिए चल पड़ा। अगले रोज़ नमाज़ पढ़कर मैंने नौशे भाई को लौटने का इशारा दिया। वो अपने अब्बू अम्मी की इजाज़त लेकर घर से निकल पड़े। ज़ैडान से पाड़े लौट कर एक दिन आराम किया और फिर निकल पड़े। फिरदौस का साथ था, इसलिए सफ़र रात में करते। पहाड़ी से पारा चनार तक का रास्ता 8 घंटे में तय किया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के लिए बस पर सवार हो गए। बस के बाद ट्रेन पर सफ़र शुरू हुआ। कराची पहुँचते पहुँचते जोड़ जोड़ हिल गया। थकन बुरी तरह सवार थी। बाजी के घर पहुँचते ही सोने के लिए लेट गया। बाजी ने लाइन्स एरिया में मकान ले रखा था। वहाँ से नौशे भाई के दफ्तर भी ज़्यादा दूर नहीं था। पेशावर से ट्रांसफ़र होने के बाद वो कराची के होकर रह गए थे। यूँ भी महकमा खुफिया में फील्ड वर्क के लिए ज़मीन तैयार करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। काफ़ी दौड़ धूप के बाद उन्होंने ज़मीन तैयार की थी। मुखबरों का जाल सा फैला दिया था। ऐसी हालत में अगर इनकी ट्रांसफ़र हो जाती तो फिर नई जगह पर याराना बनाने में वक्त खर्च होता, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि कहीं और ट्रांसफ़र ना हो। इन्हीं की कोशिश से इनके एक दोस्त ने मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दी।
एक पैर से माजूर आदमी के लिए वो बहुत बड़ी पोस्ट थी। पढ़ना लिखना तो मैंने बस वाजबी सा सीखा था, मगर किताबों से जुनून के हद तक लगाव था, इसलिए मेरा जनरल नॉलेज काफ़ी वसी था। जनरल नॉलेज की वजह से लोग मुझे काफ़ी पढ़ा लिखा समझते थे। वैसे मेरी ड्यूटी भी ऐसी थी कि किसी को पता ही नहीं चल सकता था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुझे कारीगरों पर नज़र रखना पड़ती थी, क्योंकि गारमेंट्स यूरोप के ममालिक को बरामद किए जाते थे। कंपनी के साख को बरकरार रखने के लिए माल की उल्टी ज़रूरी थी। मैं वहीं देखता रहा। कुछ दिनों तक नौशे भाई के साथ रहा, फिर मैंने अलग मकान ले लिया जो मेरे कारखाने से करीब था। अपना जमा जमाया कारोबार, बैंक बैलेंस, मकानात ढाका में छोड़ाया था। इतनी कुर्बानी सिर्फ वतन की मोहब्बत में दी थी, मगर यहाँ पहुँचकर मैंने महसूस किया कि बांग्लादेश से आने वालों को यहाँ वाले अच्छी नज़र से नहीं देखते, इन्हें बोझ समझते हैं। मैंने बारहा इसकी वजह जानना चाहिए। मैं सोचता कहीं हमारे चेहरों पर लिखी शिकस्त देख कर तो इन्हें नदामत नहीं होती है। अगर ऐसा है तो गलत है। दूसरी जंग अजीम में जापानियों को भी शिकस्त हुई थी। क्या उन्होंने तरक्की के जीने तय करके इसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया? लेकिन मेरी बात सुनने पर कोई तैयार न था। जिसे भी समझाता वो चल भी बिहारी कहकर मुंह मोड़ लेता, और मैं सोचता वतन दोस्ती की खातिर घर लुटवाने का बदला इतनी हकारत से क्यों दिया जा रहा है? लेकिन जवाब देता तो कौन? सब मोहर बलब थे। वतन दोस्ती की जगह सबकी आंखों पर उसबियत की पट्टी बांधी गई थी। इसी दरमियान में मैंने महसूस किया कि ढाका वाला ड्रामा यहाँ के स्टेज पर खेले जाने की तैयारी हो रही है। शहर में मनसूबाबंदी तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है। मेरी माजूरी इन दुश्मनाने वतन से टक्कर लेने की इजाज़त नहीं दे रही थी, इसलिए सिवाय कुड़ने के कुछ न कर सका। एक दिन तो मैं एक इश्तिहार देखकर पागल हो गया। इसका एक एक लफ्ज़ जहर में बुझा हुआ था। भाई को भाई के खिलाफ उकसाया गया था। इस पोस्टर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी मुझे सुकून कलब न मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे गिर्द हज़ारों शहीदों का मजमा है। इन शहीदों का मजमा जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए अपने सर कलम करवाए थे। इनके साथ वो कायदीन भी थे जो बर्रे सगीर के मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक़ रखते थे, मगर एक थे इनमें ना लिसानी ग्रोहबंदी थी ना मसलकी। सबके सब खरे मुसलमान थे। मुझे सिंध के शेर पीर इलाही बख्श और मीर गुलाम अली तालपुर की वो तकरीरें याद रही थी जो उन्होंने गुड़गांव की जामे मस्जिद में की थी। फसाद की मार से टूटे हुए लोगों के दरमियान जाकर वो गरज उठे थे, बुज़दिल हिंदू सुन लें, अगर मुसलमानों का कत्लेआम बंद न किया गया तो सिंध का एक एक बच्चा मोहम्मद बिन कासिम बनकर अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए दौड़ पड़ेगा, और जब सिंध के मुसलमान उठ खड़े होंगे तो पूरा भारत खून में नहा जाएगा। मेरे कानों में वो तारीख़ी अल्फाज गूंज रहे थे कि एक नया सवाल इन सब पर भारी हो गया। सबके सब एक साथ मिलकर सवाल कर रहे थे, क्या हमने इसी दिन के लिए पाकिस्तान बनाया था? क्या हमने अपने सर इसलिए कटवाए थे कि तुम सब ग्रोहबंदी का शिकार हो जाओ, लसानी और मसलकी तासुब फैलाकर मुल्क की जड़ें खोखली करो? मैं अपने आप में गुम था कि फिरदौस आ गई। आप कुछ परेशान से नज़र आ रहे हैं, इसने पूछा। हाँ, इस नई हवा के रुख ने परेशान कर दिया है। मुझे तो तूफ़ान का पेश खैमा लग रहा है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।